Hello everyone, I am Nikita Gupta and now we are going to start our unit second part B, which is pharmacology of drug acting on urinary system. मीन्स इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, उन ड्रग्स की स्टडी करेंगे, उन ड्रग्स की फार्माकोलॉजी देखेंगे जो यूरिनरी सिस्टम पे वर्क करती हैं। एंड एज यू अंडरस्टैंड कि जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है बेसिकली वो क्या करता होगा, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो यूरिन के फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, उसको इन्हांस करती है, जिसको बोलते हैं हम डायूरेटिक्स। और वो ड्रग्स भी पढ़ेंगे जो यूरिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, मीन्स जो यूरिन का जो अमाउंट है उसे नहीं फॉर्म होने देती है, तो उन्हें बोलेंगे हम एंटी डायूरेटिक्स ड्रग। सो दिस इज द आर यूनिट सेकेंड पार्ट सेकेंड फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। सो एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स जो यूरिन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे एंटी डायूरेटिक्स जो यूरिन के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करते होंगे। तो पहला जो है हमारा वो है डायूरेटिक्स। सो डायूरेटिक्स आर द मटीरियल्स दैट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। मीन्स डायूरेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो यूरिन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं एंड promotes the excretion of Na plus, Cl minus, HCO3 minus and water। अब जब ये यूरिन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं तो यूरिन में सिर्फ वाटर ही नहीं होता, उसके साथ कुछ आयंस एंड कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली किस किस को एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कार्बोनेट आयन। इसके अलावा भी जैसे पोटेशियम आयन है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है, उसका अब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है जो हमारा नेफ्रॉन है उसके अंदर। तो बहुत सारे आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो रहे होते हैं, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारी यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है। एंड नेट रिजल्टेंट बीइंग मीन्स ये पूरा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन हो रहा होता है, उसका नेट रिजल्टेंट क्या होता है, इंक्रीज द यूरिन फ्लो। मतलब यूरिन का जो मूवमेंट है, बनने के प्रोसेस है, उसको फास्ट कर देता है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो इंक्रीज द यूरिन फ्लो, चेंज यूरिन पीएच, यानी यूरिन की जो पीएच है वो चेंज हो जाती है। मीन्स या तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा या उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी पीएच चेंज हो जाती है। एंड चेंज द आयनिक कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड। जो आयनिक कंपोजिशन है यूरिन का वो चेंज हो सकता है, मीन्स या तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो जाए आपके आयंस, या उसका रिजल्टेंट मीन्स अगर देखो अगर ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं तो ब्लड में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बेसिकली आयन कंपोजिशन पे भी इफेक्ट आएगा कि या तो आयन्स यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट तो वो ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये सब चीज़ें जो है डायूरेटिक्स के नेट रिजल्टेंट होते हैं कि या तो यूरिन फ्लो, यूरिन की पीएच और यूरिन का कंपोजिशन जो है वो अफेक्ट होता है डायूरेटिक्स के थ्रू। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मीन्स कि डायूरेटिक्स का मतलब जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि यूरिन का नॉर्मल कैसे फॉर्मेशन होता है, कितना अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी में 1.3 मिलियन नेफ्रॉन है ईच। मीन्स हमारे बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, और हर एक किडनी के अंदर 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। मीन्स दोनों किडनी के मिला के कितने हुए, 2.6 मिलियन नेफ्रॉन्स हुए। और इन नेफ्रॉन्स में ही क्या हो रहा होता है, मेनली यूरिनेशन की प्रोसेस हो रही होती है। अब ये जो नेफ्रॉन है इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है, सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें रिसीव करता है ये 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट।
टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर, और उसका 25% मीन्स अप्रॉक्सी 1.25 लीटर अमाउंट जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जाता है। इसमें जो फिल्ट्रेशन की रेट होती है वो होती है 100 to 120 ml पर मिनट, मीन्स हर मिनट 100 से 120 ml तक फिल्ट्रेशन हो रहा होता है हर मिनट में, और हर दिन में पूरे दिन भर का मिला करके 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किया जाता है पर डे। तो ये है हमारे फिल्ट्रेशन की रेट। नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मीन्स फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके थ्रू होके निकलता है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो उसमें से जितना फिल्टर हुआ है उसका 99% पार्ट क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इट मीन्स कि 1.5 लीटर पर डे ऑफ यूरिन, जिसका रिजल्टेड होता है कि सिर्फ एक दिन भर में हम सिर्फ 1.5 लीटर के अप्रॉक्सी यूरिन का एक्सक्रीशन कर पाते हैं। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल बॉडी जो होती है उसमें अप्रॉक्स 5 लीटर पर डे कार्डियक आउटपुट होता है, उसका 25% जाएगा आपके यूरिन में, और लगभग 1.5 लीटर यूरिन हम एक पूरे दिन भर में एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट इज कि ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है। भाई बेसिकली जो यूरिनेशन हो रहा होता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कार्डियक आउटपुट का 25% जाएगा, और सेकेंड हमने डिस्कस किया उसमें कि क्या फिल्ट्रेशन रेट है, कितना हर दिन में फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया ग्लोमेरुलस रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो मेन इसमें पॉइंट होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना सिक्रीट होगा। तो अगर हम यहाँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखें तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल जिससे ब्लड आता है इस ग्लोमेरुलस में, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल जिससे ब्लड आगे चला जाता है, उसे बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सक्रीटेड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कितना अमाउंट फिल्टर हुआ उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम कितना अमाउंट अब्जॉर्ब हो गया, और प्लस करेंगे कितना अमाउंट जो है इस नेफ्रॉन में सिक्रीट आउट होगा। ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉल्यूट के एक्सक्रीशन के लिए, कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड कितना अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा उसके लिए। तो यहाँ से ये ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, सबसे पहला प्रोसेस हुआ फिल्टरेशन, फिर ये सेकेंड प्रोसेस हुआ रीअब्जॉर्प्शन, फिर इन्हीं ट्यूब्यूल्स में नेक्स्ट प्रोसेस आया सिक्रीशन, एंड फाइनली क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो इस तरीके से पूरे नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी होती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स, मीन्स हमने बेसिक फिजियोलॉजी देख ली हमारे नेफ्रॉन की। अब इस बिहाफ पे हम जो डायरेटिक्स हैं, ऐसे एजेंट जो यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है डायरेटिक्स का वो 2 क्लासेस में किया गया है। पहला है ड्रग्स दैट मॉडिफाई सॉल्ट एक्सक्रीशन एंड ड्रग्स दैट मॉडिफाई वाटर एक्सक्रीशन। तो एज यू नो कि जो हमारा यूरिन होता है उसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है वाटर और एक होता है सॉल्ट्स। तो डायरेटिक्स को भी इन्हीं के बिहाफ पे क्लासीफाई किया है कि पहला तो वो वाले ड्रग्स जो सॉल्ट को मॉडिफाई करेंगे, और दूसरे वो वाले ड्रग्स जो वाटर को मॉडिफाई करेंगे। तो सॉल्ट को कहाँ कहाँ मॉडिफाई किया जाएगा, पहला किया जाएगा पीसीटी में, मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वलेंट ट्यूब्यूल्स में। वहाँ पर जो ड्रग्स वर्क करती हैं वो होती कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, और इस ड्रग की क्लास की जो ड्रग है उसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। दूसरी है TAL,
मीन्स थिक असेंडिंग लिम, जो कि बेसिकली लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, और इस पर जो ड्रग एक्ट करेंगे वो है लूप डायरेटिक, जिसके एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड। थर्ड वन इज DCT मीन्स डिस्टिल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल। इस सेगमेंट पे जो ड्रग के क्लास एक्ट करती हैं वो है थायजाइड डायरेटिक्स, और इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट इज CCT मीन्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं इन पे वर्क करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, और इसका एग्जांपल्स है स्पायरोलेक्टोन। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ये जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं ये दोनों को मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉल्ट को भी और वाटर को भी, और इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है मैनिटोल। सेकेंड जो हमारी क्लास है वो है ड्रग दैट मॉडिफाई वाटर का एक्सक्रीशन। इसमें हमारी 3 क्लासेस थी। पहली है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो हम अभी जस्ट हमने देखी है। सेकेंड है हमारे ADH को एगोनिस्ट मीन्स जो ADH को प्रमोट करते हैं, उसमें आएंगे आपके डेस्मोप्रेसिन। एंड सेकेंड वन इज ADH एंटागोनिस्ट, जो ADH को अपोज करते हैं, उसके इनहिबिट करते हैं। ADH मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ADH एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है डेस्मोप्रेसिन, और एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है कोनिवा-10। ठीक है, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। नाउ साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायरेटिक्स मीन्स कौन कौन से डायरेटिक्स हैं जो कि अभी हमने जस्ट देखे, वो कौन कौन से साइट पर एक्ट करेंगे और किस किस मैकेनिज्म के थ्रू वो एक्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्या करते होंगे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करते होंगे। ये किस किस पे वर्क करते हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट यानी कि PCT पे, लूप ऑफ हेनले पे और कलेक्टिंग डक्ट पे ये एक्ट करते हैं। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इनहिबिट करते हैं वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, मीन्स वाटर और सोडियम को नहीं अब्जॉर्ब होने देते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं। सेकेंड है हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, जो एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसको ये इनहिबिट करते हैं। तो ये वर्क करते हैं हमारे PCT पे, और ये इनहिबिट करते हैं बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो ये क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। थर्ड क्लास है आपके लूप डायरेटिक्स। ये जो है इसमें हम पर्टिकुलरली थिक असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं हम TAL। ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है उन पे आपके लूप डायरेटिक्स वर्क करेंगे। और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि इनहिबिट करते हैं सोडियम का, पोटेशियम का और क्लोरीन का को ट्रांसपोर्ट, नॉट रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या है, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी में री एंटर होते हैं, तो उसे ये लूप डायरेटिक्स इनहिबिट कर देते हैं। फोर्थ वन इज थायजाइड डायरेटिक्स। तो ये जो थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं ये किस साइड पे वर्क करते हैं, अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल पे ये वर्क करते हैं और इनहिबिट करते हैं सोडियम और क्लोरीन का को ट्रांसपोर्ट। एज यू नो कि लूप डायरेटिक्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन थायजाइड डायरेटिक्स एंड मोर वाइडली यूज, क्योंकि ये सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम तीनों के को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। जबकि जो थायजाइड है उनको तब यूज़ किया जाता है जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी कोज हो रही हो लूप डायरेटिक्स की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ सोडियम और क्लोरीन पर ही वर्क करेंगे। ये वर्क करते हैं लूप ऑफ हेनले पे, जो हमारे लूप डायरेटिक्स हैं वो, और जो हमारा थायजाइड डायरेटिक्स है वो अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। जैसे नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, पोटेशियम को स्पेयर कर लेते हैं, जिससे कि पोटेशियम की जो कमी है, हाइपोकैलेमिया,
वो नहीं कोज होएगी। तो ये भी सेम लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल्स पे और कलेक्टिंग डक्ट्स पे ये एक्ट करते हैं और ये इनहिबिट करते हैं सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन पोटेशियम का ये सिक्रीशन करवाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट इज हम हर क्लास की जो ये ड्रग्स हैं इनको फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें पहले जो हमारी क्लास की ड्रग आती है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और ड्रग है एसिटाजोलामाइड। तो एज यू नो कि नाम से पता चल रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर मीन्स ये क्या करते होंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एक एंजाइम है उसको इनहिबिट करते होंगे। जैसा कि हमने अभी टेबल से देखा कि ये जो क्लास की ड्रग्स हैं वो किस पे एक्ट करती हैं? हमारी पीसीटी पे ये एक्ट करती हैं। तो इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो हमारी किडनी है वो सेल्फ लिमिटेड डायरेसिस कोज करती है 2 to 3 डेज़ के लिए। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो क्या कैटालाइज करता है कि वो CO2 और वाटर को कंबाइन करके क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। अब ये जो H2CO3 होता है ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है इसका HCO3 माइनस एंड H+ में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो ये बोल रहा है कि जो H+ आयन है ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय ब्रेक डाउन ऑफ H2CO3। H2CO3 जो है उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे H+ अलग बना और बाइकार्बोनेट आयन अलग बना, एक्सचेंज फॉर Na+। और ये जो H+ है वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है Na+ के साथ एंड ऑल्सो कम्बाइंड विद HCO3 इन द ल्यूमेन ऑफ PCT। जो PCT का ल्यूमेन होता है उसमें ये जो सोडियम है वो इस H+ के साथ एक्सचेंज होता है और किसके साथ बाइंड हो जाएगा? कार्बोनेट के साथ बाइंड हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। इनहिबिशन ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, इस तरीके से क्योंकि सोडियम जो है वो उसने क्या किया? इस बाइकार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये जो बाइकार्बोनेट था इसका तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, इसका तो रीअब्जॉर्प्शन जो था वो इनहिबिट हो गया, इनहिबिशन हो गया बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया और फिर वो एक्सक्रीट आउट होएगा। तो इस तरीके से रिड्यूस हुआ सोडियम H+ एक्सचेंज एंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट था वो एक्सक्रीट आउट होगा अलोंग विद वाटर। मीन्स कि क्या होता है कि नॉर्मल पाथवे में तो क्या होता है, CO2 और वाटर मिलके H2CO3 बनाते हैं, फिर ये H2CO3 ब्रेक डाउन होता है H+ और HCO3- पे, और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा होता है। अब हमने क्या किया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया, तो जो ये कन्वर्जन था H+ और HCO3- में वो नहीं हो पाएगा। अगर ये होता तो H+ बनता, फिर जो हमारा सोडियम है Na+ वो H+ के साथ एक्सचेंज करता और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता और H+ अलग निकल जाता, जिसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो था उसका क्या होता? रीअब्जॉर्प्शन होता। तो क्योंकि हमने इनहिबिटर दे दिया तो ये प्रोसेस नहीं हुई, जिसकी वजह से जो आपके बाइकार्बोनेट था उसका जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता था, ठीक है, वो इनहिबिट हो गया। तो बेसिकली इसने क्या किया? इसने दो प्रोसेस किए। पहले तो जो क्योंकि H+ बना ही नहीं तो सोडियम और H+ का जो एक्सचेंज होता था वो नहीं हुआ, वो रिड्यूस हो गया, और जो HCO3 जो है वो सोडियम के साथ मिलकर जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता था, तो इस तरीके से
जो बाइकार्बोनेट है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो भी वाटर के साथ क्या है, एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं हुआ ना। एक्सचेंज नहीं हुआ तो वो एक अलग मॉइटी की तरह प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। नेक्स्ट, इसको हम एक फ्लो डायग्राम से समझें तो ये हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें ये हमारा CO2 और ये वाटर है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, जो फर्दर ब्रेक डाउन होता है उसका H+ और HCO3- में। फिर यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा होता है, और अदर जो विदाउट यूज़ ऑफ ATP भी सोडियम का जो है इनटेक हो रहा होता है। तो ये जो सोडियम होता है ये इस कार्बोनेट के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बना लेता है, और फिर ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्योंकि हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे दिया तो ये प्रोसेस रुक गई, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक गई। तो इसकी वजह से जो सोडियम कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो भी एक्सक्रीट आउट होगा अलॉन्ग विथ वाटर, और जो सोडियम H+ का एक्सचेंज हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज इसके एडवर्स इफेक्ट, कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के। तो पहला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि H+ हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि एनहाइड्रेस ने इनहिबिटर कर दिया, तो H2CO3 नहीं बनेगा, जिसका रिजल्टेंट होगा कि H+ और HCO3 नहीं बनेगा। तो उसकी वजह से जो कंडीशन कोज होगी वो होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि H+ जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, तो वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिस कंडीशन कोज होगी भाई अपनी बॉडी में H+ की कंडीशन ज़्यादा हो गई, H+ ज़्यादा होना मीन्स एसिडिक कंडीशन होना ना, तो जो कंडीशन कोज होगी उसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। फिर जो सेकेंड एडवर्स इफेक्ट है वो है रीनल स्टोन्स, क्योंकि फॉस्फेट और कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, मीन्स फॉस्फेट और कैल्शियम भी नहीं एक्सक्रीट आउट होगा, तो वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होएगा तो वो क्या करेगा, स्टोन बना लेगा। नेक्स्ट, रीनल पोटेशियम वेस्टिंग, NaHCO3 एनहांसेस पोटेशियम सिक्रीशन, मीन्स कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वो अपने साथ साथ पोटेशियम का भी सिक्रीशन करेगा, उसको भी एक्सक्रीट आउट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, रीनल में क्या होगा, पोटेशियम की वास्टिंग हो जाएगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किस किस को नहीं देना है ये, तो जिनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है उनको नहीं देना है, बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो इनहिबिटर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं NH3 मीन्स अमोनिया को NH4 के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या होगा, जो NH3 है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंडीशन कोज होगी वो क्या कहलाती है, इंसेफेलोपैथी कहलाती है, जो कि एक टाइप का ब्रेन डिसऑर्डर है। अब इंडिकेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं वो पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेनली ग्लूकोमा होता है, जो ऑब्वियसली बात है कि आई में होता है, एंड इट इज़ नॉट सेल्फ लिमिटिंग इफेक्ट, मीन्स कि जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देते हैं ना किसी पेशेंट को, तो उस पेशेंट में अपने आप ही ग्लूकोमा की कंडीशन धीरे धीरे कोज होने लग जाती है, और वो
जो है उसकी एक लिमिट नहीं होती कि भाई इतने ही लिमिट तक होएगा, वो सेल्फ लिमिटिंग इफ़ेक्ट नहीं होता, तो वो अपने आप बढ़ता ही जाता है आई के अंदर। तो ये इसमें एक इंडिकेशन है कि मे भी जो ग्लूकोमा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देने की वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोमा पे भी एक बहुत मेजर इफ़ेक्ट डाल रहा होता है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो होती हैं ऑरली देते हैं हम एसिटाजोलामाइड, और टॉपिकली देते हैं हम डोरजोलेनामाइड और ब्रोंजोलेमाइड। सो अभी तक हमने इस लेक्चर वीडियो में क्या पढ़ा कि ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। उसमें हमने देखा कि दो तरह की जो ड्रग्स है वो यूरिनरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं। पहला होते हैं डाययूरेटिक्स और दूसरा होते हैं एंटी डाययूरेटिक्स। जिसमें हमने स्टार्ट किया था डाययूरेटिक्स। उसमें हमने देखा कि डाययूरेटिक्स होते क्या हैं, फिर कैसे एक नॉर्मल जो यूरिन की फिजियोलॉजी होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में वो कैसी होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमने डाययूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन देखा, और उस क्लासिफिकेशन की जो पहली ड्रग थी वो हमने स्टडी की, विच इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। नेक्स्ट हम जो अगली लेक्चर वीडियो होगी उसमें आगे जो हमारी फर्दर क्लासेस हैं उनको स्टडी करेंगे और एंटी डाययूरेटिक्स को भी स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।